हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 में अभी तक हम 18 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम 19, 20 और 21, 22 चार क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लें कि क्वेश्चन मैं पूरा रीड करूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in two different type of bond। एक ट्रस्ट है जिसने दो तरीके के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, उसके पास 30,000 रुपए है टोटल। तो मैंने ऊपर लिख दिया द टोटल फंड ऑफ ट्रस्ट, जो ट्रस्ट के पास टोटल अमाउंट है वो है 30,000 रुपए। उसका कहता है द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर। पहला बॉन्ड जो हमने जिसमें इन्वेस्ट किया था तो उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो 5%। द फर्स्ट बॉन्ड पे इंटरेस्ट पर ईयर, जो फर्स्ट बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट किया था उससे 5% का हमें इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर। ठीक है, और जो सेकंड बॉन्ड है उससे इंटरेस्ट मिलता है हमें 7%। अब 30,000 रुपए है टोटल। अब 30,000 रुपए 30,000 जो है इन्वेस्ट हमें करने हैं, तो वो हम इन्वेस्ट करेंगे कैसे? क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं दोनों बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया। मान लेते हैं लेट द ट्रस्ट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड ने, जो ट्रस्ट है उसमें उसने फर्स्ट बॉन्ड में x रुपए इन्वेस्ट किया। तो अगर x रुपए इन्वेस्ट किया तो सेकंड बॉन्ड में कितना किया होगा? 30,000 में से उस x को घटा देंगे। तो जो सेकंड बॉन्ड में इसको मान लो अगर 10,000 किया तो 30,000 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा? 20,000 सेकंड में आ जाएगा। तो हमें ऐसे लेट करना होता है, तो हमने लेट कर लिया। अच्छा, उसके बाद कहता है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड। 30,000 को कैसे डिवाइड करें दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में, वो हमने लेट करके कर लिया। एक को x माना तो दूसरा 30,000 माइनस x होगा। इफ द ट्रस्ट फंड ऑब्टेन एन एनुअल टोटल, कि टोटल इस तरीके से डिवाइड करें कि टोटल इंटरेस्ट जो मिले दोनों का रिटर्न के हिसाब से वो 1,800 रुपए हो। ठीक है, और एक में इंटरेस्ट मिल रहा है 2,000 रुपए। दो पार्ट है इसके, तो मैं पहला एक पार्ट करा रहा हूँ, एक पार्ट मैं आपको करा दूंगा तो आपको दूसरा अपने आप आ जाएगा सही से। ठीक है, अच्छा, हमने एक फार्मूला जरूर सुना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है? पंडित तोता राम अपॉन 100। बच्चों ने छोटी क्लासेस के अंदर अपने पंडित तोता राम अपॉन 100। पी क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल, कितना अमाउंट आपने लगाया, कितने समय के लिए लगाया वो टाइम, और कितना रेट, कितने दर के ऊपर आपने वो पैसा दिया किसी को। कोई 10% पे देता है, कोई 5% पे देता है 1 साल के लिए, तो वो चीज आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल जो मूलधन होता है इनटू में टाइम 1 ईयर का है तो हमने 1 यहाँ लिख दिया, एंड रेट, जो हमें रेट अभी हमें पता नहीं है, जो ये रेट है हमें यहाँ पुट करेंगे। लेकिन हमें यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है, नॉर्मली नहीं करना है हमें। ये नॉर्मल आपने कर लिया तो इसी चीज को 1 को तो मैं यहाँ कंसीडर नहीं करता कि 1 के मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, पी और आर आ जाएगा। पी और आर एज इट इज अपॉन में 100, और सिंपल इंटरेस्ट को टोटल इंटरेस्ट लिख दिया। अच्छा, मैट्रिक्स में आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है वो देख लेते हैं एक बार। मैट्रिक्स में क्या बात ध्यान रखनी होती है? मैंने आपसे बताया था जब भी कभी किसी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन होती है, ध्यान रखना, तो पहला ब्रैकेट जो होता है वो हमेशा रो वाइज लिखा जाता है, और दूसरा ब्रैकेट जो होता है वो हमेशा कॉलम वाइज लिखा जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता कैसे चला कि ये चीज जो पहले ब्रैकेट में है वो रो वाइज लिखी। जैसे मैंने आपने देखा कि जो मैंने प्रिंसिपल लिखा या जो पैसा इन्वेस्ट करना था वो रो वाइज लिख दिया, और जो मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा था वो कॉलम वाइज लिख दिया। दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों को सॉल्यूशन करने के बाद जो इंटरेस्ट मिला वो ये मिला। तो मुझे इससे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि एक्चुअल में मैंने बॉन्ड ए में कितना पैसा लगाया था और बॉन्ड बी में कितना पैसा लगाया था। क्योंकि x की वैल्यू आ जाएगी तो 30,000 में से x को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे बॉन्ड बी में जितना पैसा लगा था वो भी पता चल जाएगा, और इंटरेस्ट हमें पता है क्या है। तो मैंने फॉर्मूले के हिसाब से p को p में रखा। प्रिंसिपल यही है, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया वही मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, और जो रेट है वो मल्टीप्लीकेशन में लिखा बट कॉलम वाइज। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमेशा पहले आर होता है। मैंने आपको बताया था गाड़ी की आरसी, आर हमेशा पहले आता है। कभी भी आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते हैं तो भी आर पहले आएगा और कॉलम बाद में आएगा, रो पहले आएगा और कॉलम बाद में आएगा। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। जब भी कभी दो ब्रैकेट या कोई लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमेशा उसमें
रो वाइज जो पहली चीजें लिखी जाती है जो भी गिवन होंगी वो रो वाइज होंगी और दूसरी जो होगी वो कॉलम वाइज होगी। ये मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी। आइए फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां तक हम पहुंच गए। यहां तक करने के बाद आपको मालूम होगा कि जब हम ये करते हैं उसके बाद सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, ठीक है, तो परसेंटेज से हटाने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं x 30,000 माइनस एक्स अपॉन 5% को मतलब लिख सकते हैं 5/100 और इसको लिख सकते हैं 7/100। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जरा, देखिए कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले का कॉलम देखते हैं और दूसरे का रो देखते हैं। अगर वो इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। और रिजल्ट भी हमें पहले से पता चल जाता है कि किस बाय किस का रिजल्ट आने वाला है। इक्वल टू में 18 एरो लगाना ना भूलें ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक। तो ये आपको दिख ही रहा है कि इसमें कितनी रो है, एक, कॉलम कितने 1 2, यहाँ रो कितनी 1 2, कॉलम कितने 1, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम है। और रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 1/1 का, इसका मतलब 1/1 का रिजल्ट आएगा। ये एक्चुअली में चेक क्यों किया जाता है, ताकि आपकी गलती हो ही ना। जब आपको ये पता चल गया कि 1/1 ऑर्डर का रिजल्ट आना है, तो अगर कोई गलती हो भी रही होगी तो भी आपसे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं, करते हैं। फर्स्ट इसकी इससे मल्टीप्लाई क्या आएगा, प्लस, क्योंकि 1/1 का है सबको प्लस करते चलेंगे। इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई, एक्स भी आएगा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई 30,000 माइनस एक्स इंटू में 7/100, ठीक है। 1/1 का ही हो गया सीधा सीधा, इक्वल टू में 1800। इसे सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, इसका भी एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई कर दो 7 की, इससे मल्टीप्लाई कर दो 7 से 21 4 0 और माइनस 7x अपॉन में 100। अब देखिए दोनों का एलसीएम क्या है 100, तो ऊपर क्या आ गया 5x प्लस 2,10,000, ठीक, और माइनस 7x इक्वल टू में 1800। x की टर्म अलग, सिंपल टर्म अलग, 5x में 7x किया तो माइनस की बड़ी है तो माइनस 2x आएगा, 2,10,000 अपॉन में 100 1800, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा हमारे पास माइनस 2x प्लस 2,000 इक्वल टू 1800 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 जीरो और आ जाएगी, 2x माइनस 180 4 टाइम्स 0 माइनस 2,10,000, ठीक है, माइनस 2x। अब 2,10,000 में से 1,80,000 लेस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 30,000 बचेगा, तो ये 30,000 यहाँ लिख दिया हमने, माइनस का आएगा, बड़ी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या आएगा 30,000 अपॉन में 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा हमारे पास 15,000। x की वैल्यू क्या आ गई 15,000, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने एक एक स्टेप आपका लिखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए जरा इसमें x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब जो ट्रस्ट है उसने फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 रुपए लगाए, ठीक है। अब आप देखिए जरा ध्यान से, अगर ऐसा था तो जो सेकंड वाला जो ट्रस्ट था उसने कितने लगाया, उसकी वैल्यू 30,000 माइनस एक्स आएगी, तो 30,000 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी 15,000, तो माइनस 15,000 कर देंगे, तो बॉन्ड बी जो आएगा उसमें भी कितना होगा हमारे पास 15,000। इसका मतलब ये हुआ लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा कि हेंस फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पहले बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो कितना आया 15,000 एंड द सेकेंड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट वो कितना होगा वो भी 50,000, दोनों में इक्वल उसने इन्वेस्ट किया, तब जाके इंटरेस्ट हमारा ये आया है 1800, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट हो गया।
अब देखिए सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। अब फर्स्ट किया तो सेकंड का कैलकुलेशन पार्ट है वो मैं कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल सेकंड पार्ट में जो है बिल्कुल सारा कुछ ये सेम जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी जो रेट है वो भी यही है सेम। सिर्फ सेकंड पार्ट में क्या हो गया यहाँ पे, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब मैं जब ये 1800 को हटा देता हूँ, यहाँ 200 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 2000 का सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट। अब जब सेकंड पार्ट हो जाएगा तो यहाँ चीजें चेंज हो जाएंगी। क्या चीज चेंज हो जाएगी वो देख लेते हैं जरा। 1800 तो हट ही जाएगा सब में से, बाकी चीज तो सेम है ही है। नीचे भी देखो जरा क्या हमारा हटता है, देख लेते हैं यहाँ से। इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास 2000। अब सेम मल्टीप्लीकेशन यही आएगी, इसकी x की इससे करी मल्टीप्लाई, ये आ गया इसकी 30,000 माइनस x की मल्टीप्लाई होगी 7/100 से, इक्वल टू में 2000, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई हुई 2,10,000 माइनस 7 की x में हुई 7x अपॉन में 100, एलसीएम लिया सेम आ रहा है, और 2000 ये आ गया। अंतर क्या था, बस यही अंतर था, इसमें से लेस करेंगे माइनस का 2x और 2,10,000 अपॉन में 100 और 2000, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 2x प्लस 2,10,000 इक्वल टू में 2000 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो और लगा देंगे, 2 लाख हो गया। 2x इक्वल टू में 2 लाख में से माइनस 2,10,000 घटा दिए, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का 10,000 बचेगा, माइनस का 2x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 10,000 बटे में 2, तो कितना आ गया आंसर, x की वैल्यू कितनी आ गई 5,000 रुपए। तो इसका मतलब इस केस में जब इंटरेस्ट 2,000 रुपए मिला, तो इस केस में जो पहले बॉन्ड पर जो पैसा लगाया, जो फंड आपका लगाया ट्रस्ट ने, वो 5,000 रुपए लगाया। अब जब फर्स्ट बॉन्ड में 5,000 है तो सेकंड बॉन्ड में 30,000 माइनस 5,000, मतलब जो 30,000 माइनस 5,000 हो जाएगा। तो जो सेकंड बॉन्ड में लगाया तो यहाँ 5,000 लेस होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 25। इसका मतलब इस केस में जो सेकंड बॉन्ड पर पैसा लगाया गया वो 25,000 लगाया, और फर्स्ट बॉन्ड पे लगाया 5,000 लगाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए मैं पूरा रब कर दे रहा हूँ, आप अच्छे से नोट कर सकते हैं इसे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सारे बच्चे एक बार रीड कर ले, जब तक मैं रब कर दे रहा हूँ। अच्छे से रीड कर लेंगे, समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन को रटना नहीं है, अगर आप रटेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कब तक रटेंगे, जब बोर्ड का पेपर होगा नेक्स्ट डे, तो एक दिन में सारा रटा हुआ याद थोड़ा रहेगा आपको। इसलिए आपको चीजों को समझना है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल, मतलब एक स्कूल का बुक शॉप है, मतलब स्कूल में जहाँ पे किताबें मिलती है वहाँ सारा एक पूरा अरेंजमेंट है किताबों का, है 10 डजन, ठीक है। अब डजन मतलब जैसे कहते हैं हम कि 1 दर्जन केले दे दो भैया, तो 1 दर्जन केले का मतलब होता है दर्जन, बोलते हैं हम तो हिंदी में, तो वो डजन होता है इंग्लिश में। तो दर्जन का मतलब होता है 12, डजन का मतलब क्या होता है यहाँ पे 12। ये बात आपको एक बार पता होनी चाहिए पहले, तो ये 12 हो गया। अच्छा, वो कहता है कि केमिस्ट्री की 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में हम लिख सकते हैं द बुक शॉप ऑफ क्या, स्कूल, बुक शॉप ऑफ स्कूल हैज, केमिस्ट्री की बुक कितनी है हमारे पास 10 डजन, ठीक है। तो हैज केमिस्ट्री बुक कितनी हो गई हमारे पास 10 दर्जन, ठीक है। दर्जन में हम बाद में 12 लगा देंगे सबके साथ, तो हमारा आसानी रहेगा। और केमिस्ट्री की बुक हो गई। फिजिक्स की बुक है हमारे पास, वो देख लेते हैं 8 डजन, ठीक।
और इकोनॉमिक्स की बुक है हमारे पास, इकोनॉमिक्स की बुक है 10 डजन, ये लो जी 10 डजन हो गई। सेलिंग प्राइस दे रखे हैं मेरे पास, हर किसी के सेलिंग प्राइस कितने दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस दे रखे हैं 80 रुपए, तो केमिस्ट्री की बुक के लिए, और यहाँ लिख देता हूँ केमिस्ट्री के लिए, और फिजिक्स के लिए दे रखे हैं मेरे पास 60 रुपीज, और 40 रुपीज दे रखे हैं इको के लिए। ये इनके सेलिंग प्राइस दे रखे हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। अच्छा, एक बात तो मैंने बताई थी आपको, जब भी कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रो वाइज होता है, जो भी पहला डिजिट होता है वो रो वाइज लिखते हैं, और जो दूसरा होता है वो कॉलम वाइज लिखते हैं। अब एक फॉर्मूला होता है, आपने जैसे कभी देखा होगा, कोई भी फॉर्मूला आपका देखेंगे कि टोटल अमाउंट कैसे निकलता है, कभी भी टोटल अमाउंट कैसे निकलता है, क्योंकि इसमें टोटल अमाउंट पूछा गया है। टोटल अमाउंट निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास, टोटल अमाउंट निकालने का कि एक किताब का प्राइस इतना है, नंबर ऑफ किताब कितनी है, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, इतनी है। मान लीजिए प्राइस ऑफ ईच बुक, प्राइस ऑफ ईच बुक, भाई ये सेलिंग प्राइस है हर बुक का, और प्राइस ये तो नंबर, प्राइस ऑफ ईच बुक, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स, ठीक। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते कि मेरे पास 10 किताबें हैं, एक किताबों का मूल्य 10 रुपए है और 10 किताबें हैं, तो 10 किताबों का मूल्य कितना होगा, 10 की 10 से मल्टीप्लाई करने 100 रुपए होगा। इसका मतलब 10 रुपए की एक किताब है, तो 10 किताबें कितने की होगी, 100 रुपए की। इसका मतलब ये फॉर्मूला जो होता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल अमाउंट मेरा कितना लगा, एक किताब को खरीदने में 10 रुपए लगते हैं, तो 10 किताब को खरीदने में कितने लगेंगे टोटल अमाउंट, 100 रुपए। तो इसी तरीके से आपने फॉर्मूला एक बनाया आपने कि नंबर ऑफ बुक्स मेरे पास कितनी है, 10 डोजन के लिए तो हम मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे, लेकिन फिलहाल हम मान लेते हैं से 10 बुक है, तो एक किताब का बुक की कीमत कितनी है, 80 रुपए, ठीक, जो कि हमारी केमिस्ट्री की है, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसे। नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास 10, 8 और 10, मैंने आपको बताया था कि हमेशा रो वाइज लिखेंगे, और डोजन है तो सबके साथ, डोजन है तो 12 की सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। अच्छा, प्राइस ऑफ ईच बुक ये कैसे लिखेंगे हम, कॉलम वाइज, 80 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए। ध्यान रखना ये बात, टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, ये तो हमें निकालनी है, ये तो हमें कैलकुलेट करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, एरो लगाना ना भूले, और ये क्या है, एक रो 3 कॉलम और 3 रो 1 कॉलम, तो ये बात तो समझ में आ गई, कैंसिल आउट हो गए, तो 1 बाय 1 का आएगा आंसर, ये बात तो क्लियर हो गई हमें, ठीक है। तो इन 12 की मल्टीप्लाई इसमें करने की बजाय आप पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, जो आएगा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ 12 तो अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 की 80 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा, 800, प्लस 8 की इससे करूँगा क्या आएगा, 8 6 48, 10 की 40 से करूँगा क्या आएगा, 400, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 12, 800, 4 400, 800, 1600, 1680 रुपये ये आ गए हमारे पास, 1680 रुपये, और 12 क्योंकि दर्जन है तो फिर 12 की मल्टीप्लाई होगी, 12 0 0, 12 8 96, टेबल भी याद होने चाहिए आपको, ठीक है। और 12 6 72 और 96 थे, तो 72 और 96 तो 9 हासिल थे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 81, तो ये आ गया 1, और 12 एकम 12, और ये जब 1 लिखा तो 8 हासिल हो गया, 12 एकम 12 और 8 20, 20,160 रुपये टोटल लगेंगे। ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने करना सीख लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। तो टोटल अमाउंट जो हमारी लगेगी
इन सारी किताबों को परचेस, सेलिंग प्राइस इतना है तो इतनी किताबें अगर हमें परचेस करनी है तो इतना टोटल अमाउंट हमारा इन्वेस्ट होगा, खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 20 आपका कंप्लीट हो गया। 21 को एक बार रीड कर लेते हैं। 21 क्या कहता है वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी फिर निकाल लें, ये मैं रब कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है 21 तो हम क्वेश्चन नंबर 20 कर चुके थे। आज हम अभी नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन 21 22 दोनों कर रहे हैं। 21 में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स के ऑर्डर दे रखा है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड टी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, 3/k, 2/p, n/3 एंड p/k। पांचों के ऑर्डर दे रखे हैं। चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज, मतलब क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों के लिए यही सारे ऑर्डर है, तो इसलिए मैंने ऑर्डर यहाँ लिख दिए हैं, पांचों ऑर्डर ये लिख दिए हैं। उसके बाद कहता है द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल डिफाइन आर। वो कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या होगा, या उसको डिफाइन करो। जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल होते हैं, और जो रिजल्ट आता है इन दोनों कैंसिल आउट होने के बाद जो ऑर्डर बचता है वो रिजल्ट होता है। ये आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बताया था। ठीक, अच्छा, बीच में एडिशन का साइन है। एडिशन के लिए क्या रूल होता है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल होता है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं, जरा समझना चालू करते हैं। एक्स का ऑर्डर है 2/n और इसका है 2/p, y का है 3/k, w का है n/3 एंड p का है p/k। हमें निकालना क्या है, py प्लस wy। तो p कोई मैट्रिक्स होगा तो मैट्रिक्स का एक सिंबल बना दिया। उसका ऑर्डर क्या है, p का ऑर्डर क्या है हमारे पास, p इंटू k। यहाँ क्या लिख दिया हमने, p इंटू p बाय इंटू नहीं बोलना, p/k। और y का ऑर्डर क्या है, y का ऑर्डर है 3/k, 3/k लिख दिया। अब जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, तो आपको मालूम है कि ये वाला जो पहले का कॉलम और दूसरे का जो रो होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है, तभी मल्टीप्लाई होते हैं। इसका मतलब k = 3 हमने अलग से नोट कर लिया। और जो रिजल्ट आता है इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, p इंटू p/k इंटू नहीं p/k, ये रिजल्ट आ गया। तो हमने इन दोनों को जो मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आया वो आया हमारे पास p/k। ये बात समझ में आ गई होगी सबको। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम, ये दोनों तो इक्वल है ही। मैंने क्या करा, w और y, w का क्या था हमारे पास n/3, n/3 लिख दिया ऑर्डर, और y का क्या था हमारे पास 3/k, 3/k लिख दिया। ये दोनों इक्वल होते हैं, यहाँ इक्वल है ही, तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो होगा n/k। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, n/k। अच्छा, इसका रिजल्ट n/k आ गया, इसका रिजल्ट p/k आ गया। अब इन दोनों के बीच में साइन है क्या, प्लस का। जब प्लस का साइन होता है तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि प्लस के साइन में क्या आता है, प्लस के साइन में हमेशा कि फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो p/k और n/k है तो इनका ऑर्डर क्या होगा, सेम। इसका मतलब ये होगा कि ये जो k होगा वो किसके इक्वल होगा, इस वाले k के इक्वल होगा, और जो p होगा वो इस वाले n के इक्वल होगा। क्लियर हो गया। अब k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, 3, तो k की जगह 3 रख दिया, k की वैल्यू 3 आ गई, और p = n आ गया। ऑप्शन में हमारे पास क्या दे रखा है, ऑप्शन में हमें दे रखा है a, मतलब क्या दे रखा है, p = 3 और k = n और k = 3। तो ऑप्शन a इज करेक्ट। और किसी पे आप और भी ऑप्शन दे रखे हैं, वो देखो जरा, k इज आर्बिट्री एंड p = 2 एंड k = 2 और p = 3। अगर d को देखते हैं तो k की वैल्यू तो 3 आ रही है, k की वैल्यू 3 किस में आ रही है, a और c में आ रही है, तो p इज आर्बिट्री। अब आर्बिट्री में n नहीं आता, आर्बिट्री का मतलब होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट नहीं है, 1 2 3 4 तो नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 22, उसमें ये चीजें पांचों गिवन है जो वो सेम है। बाकी हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। इफ n = p
then the order of matrix 7x minus 5z is what is the order of 7x minus 5z, ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं p by 2, 2 by n, n by 3 और p by n। अब देखो सेम दोनों कॉन्सेप्ट जो यहाँ लगे हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए, वो दोनों यहाँ लगने हैं। देखिए जरा, x का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 by n, ठीक है, x का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 by n, और z का ऑर्डर क्या है 2 by p। अब देखिए जरा, एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो n 2 के बराबर हो जाएगा, ये वाला n 2 के बराबर हो जाएगा, और ये 2 किसके बराबर हो जाएगा, ये देखिए जरा ध्यान से, सेकंड वाले के बराबर, मतलब n इक्वल टू p, और जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट वाले के बराबर। क्योंकि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सेम ही रूल होता है, जैसे हमने यहाँ किया था कि जो पहला वाला है, ठीक है, देखिए जरा, पहले वाला जो है वो पहले वाले के बराबर है, और जो दूसरा वाला है वो दूसरे वाले के बराबर है। तो यहाँ पे भी जो पहला वाला है वो पहले वाले के बराबर है, जो दूसरा वाला है वो दूसरे वाले के बराबर है। तो n इक्वल टू पी यहाँ से हो गया, 2 इक्वल टू 2 वो तो है ही, लेकिन n इक्वल टू पी, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब सो द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है 7x और 5z, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होता है, तभी वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, अदरवाइज वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होते ही नहीं। चलिए, इसका मतलब अब इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 by n, इसका ऑर्डर क्या है 2 by p। अब p और n दोनों इक्वल है, तो आंसर क्या आ जाएगा, n इक्वल टू क्या रख देंगे p, तो क्या आ जाएगा आंसर 2 by n। ये बात समझ में आ गई। अब अगर इसका 2 by n है, इसका 2 by n है, तो इस पूरे का क्या होगा, उसका भी 2 by n होगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। अब एक प्रॉब्लम आती है, कई बच्चे कहते हैं कि सर क्या 2 by p भी रख सकते थे खाली? यस, 2 by p भी रख सकते थे, जरूरी थोड़ी ना। मैंने बोला n इक्वल टू p, तो p इक्वल टू भी तो n है, इसका मतलब मैं 2 by p भी बोल सकता हूँ उसको, और 2 by n भी बोल सकता हूँ, लेकिन 2 by p इसमें है नहीं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में क्या है 2 by n, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन ए में लिखा है p by 2, लेकिन हमें तो 2 by p चाहिए, और मैंने आपको बताया था ab इज नॉट इक्वल टू ba इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ केसेस में हो सकता है, बट वैसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट बेसिक के साथ आएंगे। हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है, 21 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक बेसिक के साथ। अगर अब मेरे को 3.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी करानी है, उससे पहले मैं फिर आपको बेसिक कराऊंगा। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे एनसीईआरटी आपको समझ में नहीं आएगी। अभी आपको सारी एनसीईआरटी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अगर आपने लास्ट सारी वीडियो ध्यान से आपने समझी है तो, क्योंकि कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो स्टूडेंट क्या करता है, उसको अदरवाइज ले लेता है। इसलिए आपको बहुत फोकस करके चीजों को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।